नमस्कार। कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, मैं अभी आपको बताऊँगा, शॉर्ट में रिवाइज़ कराऊँगा। और आज हमें विनिर्माण उद्योग का जो चैप्टर है, इसका पार्ट 2 हमें पढ़ना था सुबह में, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। तो इस सेशन में हम लोग विनिर्माण उद्योग का जो है सेकंड वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, कल हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, हरीश नाम के एक लड़के के जो है दिवाली से संबंधित कुछ शॉपिंग के समय में हुए घटनाओं से। जहाँ पर कि उसके गार्जियन के द्वारा बताया जाता है कि सामानें जो आप देख रहे हो कई प्रकार की, ये अलग-अलग जगहों पे बनती हैं, अलग-अलग उद्योगों में बनती हैं। कहीं पर हज़ारों लोग काम करते हैं, तो कहीं पे सैकड़ों लोग काम करते हैं और कुछ ऐसे सामान होते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे कोई कारीगर बनाता है। तो ये हमने कल क्लास में चर्चा किया था, उसके बाद हमने बात किया था कि विनिर्माण यानी कि वस्तु निर्माण क्या होता है। फिर हमने देखा था कि कई प्रकार के जो है कुछ एग्ज़ाम्पल दिए थे, जिसके ज़रिए कि आप समझ जाओ कि कैसे जो है विनिर्माण होता है। फिर हमने बात किया था द्वितीयक कार्यों के बारे में, प्राथमिक कार्य क्या होता है और सेवा क्षेत्र के बारे में हमने बात किया था, ये क्या होते हैं, यानी तृतीयक कार्य क्या होता है। फिर हमने बात किया था विनिर्माण का महत्व के बारे में कि जो है उद्योग धंधों में इसका क्या महत्व है। उद्योग धंधे इन द सेंस कि विनिर्माण जो है एक प्रकार का उद्योग धंधा हो गया और इसका जो है देश के विकास को लेकर के क्या महत्व है। साथ ही साथ जो है ये कृषि से कैसे आपका जुड़ा हुआ है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है कौन-कौन से रोज़गार क्रिएट होते हैं और ये जो रोज़गार होते हैं वो किस तरीके से कृषि पर जो निर्भरता है लोगों का उसको कम करते हैं। और कहीं न कहीं जब कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं और रोज़गार जब प्रदान करते हैं तो बेरोज़गारी खत्म होती है और जब बेरोज़गारी खत्म होती है तो गरीबी जो है आपका घटती है। ठीक है? तो ये हमने देखा था कि इन दोनों के लिए जो है किस तरीके से ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ-साथ हमने ये भी देखा था कि जनजातीय और पिछड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी कितना ज़्यादा जो है असमानताओं को कम करना जो है एक उद्देश्य था। ये हमने बात किया था। नेक्स्ट हमने बात किया था कि निर्मित जो वस्तुएँ हैं, वो किस तरीके से व्यापार-वाणिज्य को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है और हमारे देश का विकास होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं को बनाना ही आपका विनिर्माण होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो हमारे भारत देश के अंदर में ज़रूरत क्या है, तो हमें ज़रूरत है कि विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग-अलग वैरायटी के और तेज़ गति से जो है औद्योगिक विकास करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारा जो देश है वो विकासशील देश से जो है विकसित देश की श्रेणी में आ सके। हमने ये भी बात किया था कि कृषि और उद्योग एक दूसरे को जो है पूरक हैं, एक दूसरे को जो है आपका ये मतलब कि विकास करते हैं। हमने ये देखा था कि कृषि जब ज़्यादा किया जाता है तो इसकी वजह से आपका कृषि के उत्पाद ज़्यादा होते हैं और कृषि के जब उत्पाद ज़्यादा होते हैं तो उससे कच्चे माल ज़्यादा मिलता है और कच्चे माल जब ज़्यादा मिलता है तो उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होते हैं और जब उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होते हैं तो इसकी वजह से आपका जो है बहुत सारे हथियार बनते हैं, बहुत सारे ऐसी सामग्री बनती है जिससे कि आपका कृषि ज़्यादा आपका विकसित होता है। जैसे कि आपने बात किया था सिंचाई के लिए जो है आपका पंप हो गया या फिर उर्वरक कीटनाशक, ऐसे बहुत सारे हमने बात किया था। फिर हमने देखा था कि आज वैश्वीकरण के युग में जो है आपका उद्योगों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें आत्मनिर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करें और क्वालिटी इतना अच्छा रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारा डिमांड हो और हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दुनिया के जो तमाम दूसरे देश से प्रोडक्ट आते हैं, उनके साथ में हम लोग कॉम्पिटिशन में जो है आगे निकल पाएँ। ये हमने कल के क्लास में चर्चा किया था। फिर हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, कितना प्रतिशत योगदान है, ठीक है ना? और जो आपके ऊर्जा संसाधन है, उन सभी का क्या उद्योगों मतलब कि जीडीपी में क्या रोल है, ठीक है? कितना-कितना परसेंट है। फिर हमने देखा था कि हाल-फिलहाल के जो है दशकों में क्या जो है विकास दर रहा है और अभी क्या विकास दर रहा है और आगे का जो है क्या लक्ष्य है। और हमने ये भी देखा था कि जो है एक एनएमसीसी एनएमसीसी का जो है गठन किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों गठन किया गया है, हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि औद्योग धंधा जो स्थापित किया जाता है, वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है और क्यों स्थापित किया जाता है, इससे संबंधित हमने कई सारे फैक्ट्स बताया था। और इन सभी फैक्ट्स को बताने के दौरान जब मैंने आपको बताया था कि इसका जो है आपका कच्चे माल की उपलब्धता, आपका श्रमिक पूंजी, शक्ति बाजार इत्यादि के अतिरिक्त जो है आपका बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, सुविधाएं, ये सब जो है आपका जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ आपका नगरीकरण भी जो है होता है और ये दोनों को एक दूसरे के साथ होते हैं।
अधिकांशतः जो आपका औद्योगिकरण और नगरीकरण जो आपका ये साथ साथ चलने वाली दोनों प्रक्रियाएं हैं, और हमने बताया था कि इसको हिस्ट्री में जो ज्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बताया था कि समूहन बचत क्या होता है, ये आपका किस तरीके से जो आपका नगर केंद्रों में आपका जो है स्थित होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि बाजार और उद्योग का क्या संबंध है, किस तरीके से जो आपका निवेश किया जाता है, और फिर जो आपका परिवहन होता है, कारखानों में सामान आता है, फिर तैयार किया जाता है माल को, फिर इसको जो है ले जाकर के बाजारों में बेचा जाता है, जो पूंजी निकलता है, और उस पूंजी को फिर से हम लोग उद्योगों में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये बाजार और उद्योग एक दूसरे को कंट्रोल करता है। जब आपका बाजार में मांग बढ़ेगा तो उद्योग में आपका उत्पादन ज्यादा होगा, उद्योग में ज्यादा उत्पादन होगा तो बाजार में आपका ज्यादा बेचने का प्रयास किया जाएगा। ये हमने कल के क्लास में देखा था। फिर अब हमने देखा था कि उद्योग का जो है सबसे अच्छा मतलब कि स्थिति क्या होती है, मतलब कि कहाँ पर जो है सबसे अच्छा उद्योग जो है आपका बैठाना सही रहता है, ठीक है। तो हमने देखा था जहाँ पर आपका जो है कच्चा माल जो है कम लागत में मतलब कि उपलब्ध हो पाता है, और जहाँ पर जो है उत्पादन का कीमत कम होता है, साथ साथ जहाँ पर जो आपने आपका मन भी हो, डिसीजन आपने लिया हो उद्योग धंधा को स्थापित करने का, और साथ ही हमने देखा था कि जहाँ पर वितरण का लागत कम हो, ऐसा स्थान जो होता है वो सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जो कि है आपका उद्योगों का वर्गीकरण, और उद्योगों का वर्गीकरण हमने किया था अलग अलग आधारों पर। जैसे कि हमने सबसे पहले बात किया था प्रयुक्त कच्चा जो माल होता है इसके आधार पर दो प्रकार हमने देखा था, एक तो कृषि आधारित उद्योग और दूसरा आपका था खनिज आधारित उद्योग। इसके बाद से हमने दूसरा बेसिस पर देखा था भूमिका के आधार पर कि जो है आधारभूत भूमिका अदा कर रहा है या फिर उपभोक्ता के लिए जो है ये काम कर रहा है, यानी कि जिसका उत्पादन जो है आपका कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, जिसके उत्पादन जो आपका वस्तु बनाता है उस पर दूसरे निर्भर करते हैं, तो ये आपका आधारभूत उद्योग हो जाता है। और जो ऐसा सामान बनाता है जो जिसका कि उपयोग उपभोक्ता सीधे करते हैं, तो वो आपका उपभोक्ता उद्योग था। तो ये हमने कल की क्लास में बात किया था। और पूंजी निवेश के आधार पर हमने बात किया था कि लघु उद्योग जो होता है समय समय पर परिसंपत्ति के इकाई के आधार पर जो है इसको परिभाषित किया जाता है, तो ये बदलता रहता है परिभाषा। फिलहाल वर्तमान में जो है ये 1 करोड़ रुपए के जो है तय सीमा पर इसका परिभाषा रखा गया है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का जितना भी उद्योग होता है वो आपका लघु उद्योग कहलाता है। तो ये हमने कल के क्लास में बात किया था। स्वामित्व के आधार पर हमने 4 प्रकार के उद्योगों का बात किया था। एक तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग हो जाते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो जाते हैं, जिसका कि संचालन और प्रतिबंधित जो क्या बोल सकते हैं, ये सरकारी एजेंसियों के द्वारा आपका संचालित किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि इसमें हमने भेल का बात किया था, सील का बात किया था। भेल का फुल फॉर्म हमने बताया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है, और सेल का जो है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। फिर हमने बात किया था कि निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, तो हमने बताया था कि कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का जो है आपका समूह जिसको कि आपका स्थापित करता है और संचालित करता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, निजी क्षेत्र का उद्योग। जैसे कि टिस्को हो जाएगा, बजाज हो जाएगा, रिलायंस हो जाएगा, डाबर हो जाएगा। फिर हमने बात किया था संयुक्त उद्योग क्या होता है। संयुक्त उद्योग में आपको बताया था कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के जो है दोनों के संयुक्त प्रयास से आपका जो है ये उद्योग स्थापित होता है और कंडक्ट होता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हमने बताया था ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको शॉर्ट में ऑयल बोलते हैं। और चौथा था हमारा सहकारी उद्योग। तो सहकारी उद्योग में मैंने आपको बताया था कि इसका स्वामित्व करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपका लोगों का एक आपका सहकारी समिति होता है या फिर ग्रुप होता है, जो कि उत्पादन भी करते हैं और श्रमिक के रूप में काम भी करते हैं और पूंजी भी लगाते हैं, इसको स्थापित भी करते हैं और इसको आपका संचालित भी करते हैं। जो भी उसका पैसा होता है वो संयुक्त रूप से होता है, सबका होता है। लाभ होगा तो सबका लाभ होगा, और उसी को जो है बंटवारा होगा सभी व्यक्तियों में, और हानि होगा तो सभी लोगों का हानि भी होगा, जो विशेष अनुपात में होता है, जो जिस रेशियो में जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसी अनुपात में ये होता है। मुख्य रूप से बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हमने बताया है कि महाराष्ट्र के जो चीनी उद्योग है, केरल के जो आपका नारियल उद्योग है, या फिर बिहार में आपका डेयरी या फिर कुछ हाथों से जो है बनाए जाने वाले कुछ आपके जो है उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। फिर हमने बात किया था कच्चे माल और तैयार माल दोनों के जो है आधार पर, दोनों की मात्रा और भार के आधार पर हमने देखा था कि एक हो जाता है भारी उद्योग और एक हो जाता है हल्का उद्योग। भारी उद्योग में हमने लोहा और इस्पात का उद्योग देखा था, और हल्के उद्योग में हमने बिजली का उद्योग देखा था। तो ये हमने कल क्लास में जो है चर्चा किया था। इसके बाद हमने नया एक टॉपिक स्टार्ट किया था उद्योग धंधा से संबंधित कृषि आधारित उद्योग का, ठीक है। और इसमें हमने वस्त्र उद्योग स्टार्ट किया था, और वस्त्र उद्योग में हमने बात किया था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। और हमने देखा था कि ये जो है प्राचीन काल से ही जो है हमारे यहाँ ये वस्त्र उद्योग चलता आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। और औपनिवेशिक काल में जो है पहले
कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से अपनाए जाते थे, ठीक, मतलब कि हाथ से ये होते थे, ठीक है ना, हाथ से कताई किया जाता था, हथकरघा से आपका बुनाई किया जाता था। लेकिन औपनिवेशिक काल में जो है हमारे यहाँ क्या हुआ कि इंग्लैंड के द्वारा बहुत सारे जो बनाए गए मशीन थे, उन मशीनों के द्वारा जो है आपका उत्पादन किया जाने लगा। हमने देखा था इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका रेशा का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि आपका कच्चा रेशा मिलता है, उसका धुनाई करते हैं, कताई करते हैं, जिसकी वजह से कि आपका सूत बनता है, मतलब कि धागा बनता है, और इस धागा का बुनाई किया जाता है, जिससे कि आपका कपड़ा बनता है। फिर इस कपड़े को जो हम लोग रंगते हैं, परिसंस्कृत करते हैं, जिससे कि आपका कपड़ा बनता है, ठीक है ना। और उस कपड़े को फिर से हम लोग क्या करते हैं कि सील करके, यानी सिलाई करके हम लोग गारमेंट्स यानी कि वस्त्र बनाते हैं, या फिर रंगाई करने के डायरेक्टली बाद जो हम लोग वस्त्र बनाते हैं, जिससे आपका लुंगी हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पहला जो आपका सफल सूती वस्त्र का उद्योग आपका 1854 में स्थापित किया था। कहाँ पर किया गया था? ये आपका जो है मुंबई में किया गया था, ठीक है। हमने देखा था ये बात। और विश्व युद्ध में जो है ये ज्यादा तेजी से आपका फला फूला विकसित हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखा था। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है आपका कताई के मामले में जो आपका हमारा देश है, ये आपका काफी अच्छे क्वालिटी का जो है धागा बनाता है, लेकिन बुनाई के मामले में जो ये आपका पिछड़ जाता है। क्योंकि कताई का जब बात करेंगे तो कताई जो आपका कुछ खास केंद्रों पे होता है, गुजरात है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लेकिन जब हम बात करते हैं बुनाई का, तो बुनाई जो होता है वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। तो इसलिए ये उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे कि ये जो है दुनिया के जो तमाम देशों के अंदर बनाए जाने वाले जो भी वस्त्र या फिर कपड़े थे, उनका जो है मुकाबला ये कर सके। क्योंकि ये हाथ से जो है बनते थे, कुटीर उद्योग के रूप में बनाए जाते थे, मतलब कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए जाते थे हमारे बुनकरों के द्वारा। तो ये सब हमने बात किया था। इसके बाद हमने बात किया था कि जो है भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो है देश हैं जो कि हमसे जो है सूती वस्त्र को आयात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था यूएसए है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी यूरोपीय देश हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका भी हैं। ये भी आयातक देश हैं, मतलब कि हमसे जो है ये कह सकते हैं कि या फिर क्या बोल सकते हैं, भारत में जो है बने जो सूती वस्त्र होते हैं, यहाँ से ये मंगाते हैं ये सभी देश के लोग। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात किया था आपको कि देखो, धागा जो होता है वो अगर 85 रुपए किलोग्राम के दर से बेचा जा रहा है, तो अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग एक दो स्टेप और बढ़ जाए, मतलब धागा से जो है कपड़ा बनाए और पतलून बना के बेचे, तो ये 85 की जगह 800 रुपए में बिकेगा। यानी करीबन करीबन आपका जो है 10 गुना ज्यादा रेट मिलेगा हमें। तो ज्यादा जो है जब पैसे मिलेंगे तो फिर विकास भी अच्छे से होगा। तो अगर ये धागा ना बेच करके अगर हम बेचते पतलून, तो शायद इससे जो है ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता। तो ये हमने कल के क्लास में जो है चर्चा किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो पटसन उद्योग का जो है आज हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पटसन उद्योग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एक प्रकार का जो है वस्त्र उद्योग है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है पटसन और पटसन से बनाए जाने वाले जो भी सामान होते हैं, उन सबका सबसे बड़ा जो है विश्व का उत्पादक देश है। और बांग्लादेश जो है ये हमारे बाद 2 नंबर पे आता है। तो याद रखना है कि नंबर 1 कौन सा आता है, वो आता है इंडिया, और नंबर 2 पे कौन सा आता है, नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश। ये दोनों जो है आपके पटसन का उद्योग सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा स्टेब्लिश है। देखो 2010-11 का जो साल था, उसके डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो भारत में जो है 80 पटसन उद्योग हैं। कितने हैं? लगभग लगभग 80 तो आपके जो है पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश जो है आपका वो बंगाल का जो हुगली नदी है, वहां पर करीबन 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक पतला सा जो आपका बेल्ट है, इसी में जो है आपका स्थित है। आप लोग जानते हो गंगा नदी जो है आपका जब बंगाल में जाती है तो इसके 2 ब्रांच हो जाती है, एक भगीरथी और एक आपका जो है हुगली। तो ये जो आपका हुगली नदी है, इसी के किनारे जो है आपका 98 किलोमीटर का जो आपका दूरी है, इसमें 3 किलोमीटर की चौड़ाई तक जो है आपका ये उद्योग धंधे हैं पटसन उद्योग के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, चूंकि अभी आपने देखा था ये आपका हुगली में, कहाँ पे देखा था आपने? हुगली में। और हुगली कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। अपने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कोलकाता में जो है आपका पहला पटसन उद्योग स्थापित किया था, वो भी कहाँ पे? कलकत्ता के नजदीक रिसरा नाम का एक जगह पड़ेगा वहां पे। कब? 1855। याद रखना, सबसे पहले सूती कपड़ा का उद्योग आपका स्थापित किया था कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपका कपास, कॉटन, कपास का जो है आपका खेती वहां पे अच्छा होता है, तो इसीलिए जो हम लोग
कॉटन का जो है, जब बात करते हैं कॉटन मिल कहाँ पे सक्सेसफुली स्टेब्लिश किया गया था, तो मुंबई में किया था। कब किया गया था? 1954 में, ठीक है। और नेक्स्ट कोलकाता में जो है आपका ये जो आपका पटसन है, पटसन का खेती अच्छा होता है, इसका उद्योग वहां पे अच्छा हो सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पर अगले ही साल 1955 में जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है 19 नहीं, गलती से जो है मेरे मुंह से 19 निकल गया, ठीक है ना। तो 1854 में जो आपका कॉटन मिल स्टेब्लिश किया था मुंबई में। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे पटसन उद्योग का, तो ये पहली बार आपका स्थापित किया गया था 1855 में। कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता के नजदीक आपका एक जगह है रिसरा नाम का जगह, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया जा रहा है कि 1947 में देश का जब विभाजन हुआ, तो इसके बाद ये जो पटसन मिले हैं, ये पटसन मिले भारत में तो रह गए, लेकिन 3/4 जो जूट उत्पादक जो क्षेत्र था, वो आपका पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, इसमें चला गया। तो हमारे यहाँ कंपनियां तो रह गई, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल था वो तो आपका चला गया। इसको उससे क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जो हमारा उद्योग धंधा है वो थोड़ा सा आपका कम होगा, ठीक है। पहले की तुलना में जो आपका उतना ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा। आपके पास में गाड़ी है लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या फायदा? वही बात है, यहाँ पे पेट्रोल चला गया बांग्लादेश में और गाड़ी जो है आपका इंडिया में रह गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि हुगली नदी के तट पर ये जो है पटसन उद्योग आखिरकार 98 किलोमीटर की लंबाई और 3 किलोमीटर की चौड़ाई में आखिरकार क्यों ये स्थित है। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि ये जो पटसन उत्पादक क्षेत्र है ये इससे नजदीक में है, जो कि अभी आप लोग जानते थे। देखो अगर मैं भारत का नक्शा आपको दिखाऊं तो उतना तो सटीक नहीं दिखाऊंगा, चलो मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड वेट कर लो। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको भारत का जो है नक्शा दिखाने वाला था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आप लोग देखते हो, भूटान वाला ये रीजन हो गया, और यहाँ पर आपका मेघालय वाला रीजन, फिर आपका त्रिपुरा, और आपका जो है मिजोरम, और फिर जो है आपका मणिपुर, और मैं आपका बोल सकते हैं यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए इस तरीके से कुछ आप लोग नक्शा बनाते हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नक्शा आता है, अब देखो यहाँ पे एक पतला सा जो हिस्सा है, ये जो आपका पतला सा हिस्सा है, ये आपका पश्चिम बंगाल। ये इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो आपको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। तो ये हो गया आपका क्या? वेस्ट बंगाल है। ये क्या है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब इसी के जो है जस्ट आगे आप लोग देखते हो, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपका क्या है? ये वाला जो रीजन है, ये आपका क्या है? ये है आपका अभी उस समय का जो है ईस्ट बंगाल था, या कह सकते हैं कि ये जो आपका अभी का बांग्लादेश है। ये क्या है? अभी का जो है ये बांग्लादेश है। तो यही दोनों जो आपके रीजन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड वेट कर लो। चलो देखो, ये जो आपका रीजन है, यहीं पर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका पटसन का जो है उत्पादन होता है। तो पटसन का उत्पादन ही यहाँ पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग फैक्ट्री भी तो यहीं पे लगाएंगे ना। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है कि हुगली नदी के किनारे जो है पटसन जो उद्योग है, इसको स्थापित करने के पीछे कारण ये था क्योंकि यहाँ के नजदीक के जो क्षेत्र हैं वहां पर पटसन का जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सस्ता जल परिवहन है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे थे कि यहाँ से हुगली नदी आती है। यहाँ से कौन सी नदी आती है? हुगली नदी। और ये जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो है बंगाल की खाड़ी में। तो इस नदी से होते हुए आप बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो है समुद्र के रास्ते आप लोग पूर्वी या फिर पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट, सड़क। क्योंकि आप लोग जानते हो कि उस समय जो है कलकत्ता जो है भारत का राजधानी हुआ करता था, और राजधानी का मतलब ही है कि वहां पर डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, वहां की सड़कें अच्छी होंगी, रेल वहां पर जो है रेल परिवहन, जल परिवहन, ये सभी का जो है एक अच्छा सा जाल होगा, अच्छा जो है सिस्टम होगा, डेवलप होगा। कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायता होना भी एक मुख्य कारण था। इसके अतिरिक्त कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती थी वो भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध था, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक भी है और आपका यहाँ पर हुगली नदी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती जो राज्य हैं, जैसे कि उड़ीसा है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, ये तो नजदीक में ही पड़ता है। ये आपका वेस्ट बंगाल था, इसके जस्ट यहाँ पर जो है बिहार पड़ जाएगा, इधर में आपका यूपी पड़ जाएगा, और नीचे में जो आपका बिहार के नीचे आपका झारखंड पड़ जाएगा, और पश्चिम बंगाल और झारखंड के नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर जो आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ के जो है जो निकटवर्ती या समीपवर्ती जो राज्य हैं, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा वगैरह, तो ये सब जो है आपके कम पैसों पर जो है श्रमिक को उपलब्ध कराते हैं, यानी कि सस्ता लेबर को जो है ये उपलब्ध करा देते हैं। और जब आपका सस्ता लेबर हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है कि उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कि लेबर भी सस्ते हो,
ठीक है। और एक साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि कलकत्ता जो है चूंकि उस समय राजधानी था, एक बड़ा नगर था, जिसकी वजह से कि वहां पर बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए जो पतन की जरूरत थी, ये सब सुविधा वहां पर जो है आपका बहाल था। और जब ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हम उद्योग धंधों को जो है विकसित कर सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो है आपका स्थापित किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आगे, इस उद्योग की चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा शामिल है। तो देखो वैसे तो हमारे यहाँ पर जो है अभी आपने देखा था कि किस तरीके से जो है उद्योग धंधे जो है काफी विकसित करने के जो यहाँ पर आसार भी हैं और विकसित हुए भी हैं, लेकिन फिर भी जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे जैसे और भी कई सारे देश है, जैसे कि बांग्लादेश खुद ही है, इसके अतिरिक्त ब्राजील है, फिलीपींस है, मिस्र है, थाईलैंड, ये सभी के सभी जो देश हैं, ये सारे के सारे जो है आपके ओसेनिक कह सकते हैं कि आपके कंट्री हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये सागरों के नजदीक है, और सागर के नजदीक होने की वजह से जो है यहाँ पर उद्योग धंधे भी अच्छे तरीके से आपके जो है विकसित हुए हैं, जिसकी वजह से कि हमारे यहाँ विकसित होने वाले उद्योग धंधों का जो है सीधा कंपटीशन इन लोगों के मतलब इन सभी देशों के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए, यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी का जो मौजूदा सरकार का नीति है, इसके अनुसार पटसन पैकिंग का जो है अनिवार्य पटसन पैकिंग को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि देखो इसका ऐसा है ना कि पर्यावरण पे कोई खराब इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है पटसन। और प्लास्टिक का अगर पैकिंग करते हो तो पैकिंग समझ रहे हो ना, जिस किसी चीज को जो हम पैक करते हैं उसको जो है मतलब कि किसी कह सकते हैं कि बाहरी आवरण में जो है रख करके उसको, जैसे थैली हो गया तो थैला है, बोरा है, ये सब क्या करते हैं, इस सब में जो हम लोग वस्तुओं को पैक करके और कहीं पर जो है भेजते हैं व्यापार करने के लिए, या फिर कहीं पर भी आपको देना है तो ट्रांसपोर्ट करते समय। ठीक है। तो अब चूंकि अगर आप बात करते हो प्लास्टिक का भी थैली आता है, ठीक है, और आपका जो है पटसन का भी आता है। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। अब देखो प्लास्टिक जो है ये आपका पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, और पटसन जो है आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो गवर्नमेंट किसको अपनाएगी? गवर्नमेंट तो बोलेगी कि भाई पटसन को अपनाया जाए। इस वजह से जो है मैंने कहा कि सरकारी जो अभी की पॉलिसियां है उनके अनुसार डिमांड किया जा रहा है कि भाई पैकिंग का जो व्यवस्था किया जाता है ये किसके द्वारा हो, ये जो है आपका पटसन के द्वारा हो। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जरूरत है कि डिमांड के साथ साथ हम लोग जो है इसमें विविधता और ज्यादा जो है विकसित करें। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग वेराइटीज हम लोग यहाँ पे डेवलप करें। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटसन के जो प्रमुख खरीदार हैं उसमें अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो ये सभी देश जो है क्या करते हैं, ये पटसन के जो है प्रमुख खरीदार है। यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर पटसन के जो है जो भी उत्पाद होते हैं उनको उत्पादित करते हैं, और ये जो है हमसे खरीदते हैं। कौन कौन खरीदते हैं? अमेरिका खरीदता है, कनाडा खरीदता है, घाना खरीदता है, सऊदी अरब खरीदता है और यूके खरीदता है। अब देखो यूके में अकेले जो यूके है ना, इसमें आपके 4 कंट्री आ जाएंगे। यूके में कौन कौन सी कंट्री आते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका जो है आयरलैंड, ठीक है, तो ये याद कर लो। तीसरा जो आपका हो जाता है इंग्लैंड, ठीक है, तो ये 3 तो आपके लैंड वाले हो गए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, तो ये 3 हो गया। और चौथा आपका वेल्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 कंट्री जो है मिल करके और फिर कहलाते हैं यूके। तो इतने सारे देश जो है हमसे खरीदते हैं। अब देखो आगे बताया जा रहा है कि बढ़ते हुए वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, यानी कि अभी का जो वैश्विक पर्यावरण का कंडीशन है उसको अनुकूल बनाने के लिए और साथ साथ जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए जो है विश्व की बढ़ती जागरूकता ने फिर से जो जूट उत्पाद है यानी कि पटसन उत्पाद है इसको फिर से अवसर दिया है कि आप फिर से जो है फलो फूलो और बढ़ो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये पर्यावरण का जो है आपका पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, इसलिए भी इसको जो है लोग रेफर करते हैं या कह सकते हैं कि डिमांड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बायोडिग्रेडेबल है, इस वजह से भी जो है आपका जैसे जैसे विश्व में जागरूकता बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग प्लास्टिक को छोड़ करके और जूट की तरफ में जो है अपना एंगल जो है आपका मोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है अभी प्लास्टिक की जो है सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, ये कॉमन आपके जो है एक्सपीरियंस की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग का, जो कि कृषि उद्योग का ही जो है एक हिस्सा है। इसके पहले हमने 2 उद्योगों का बात किया, एक बात किया था हमने सूती वस्त्र उद्योग जो कि कृषि संबंधित उद्योग है, और दूसरा हमने बात किया था पटसन उद्योग जो कि अगेन एक
कृषि संबंधी उद्योग। तो चलिए हम बात करते हैं अब चीनी उद्योग के बारे में। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन जब हम बात करते हैं गुड़ यानी मीठा का या खंडसारी का, तो उसमें जो है उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग गुड़ और खंडसारी में 1 नंबर पे हैं, लेकिन चीनी में जो है हम लोग 2 नंबर पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीनी उद्योग में जो प्रयुक्त कच्चा माल होता है वो काफी भारी होता है, यानी कि गन्ना जो होता है ना, ये आपका काफी जो है आपका हैवी होता है, वेट वाला होता है। ठीक है, अब इसके ढुलाई में इसके जो सुक्रोज होते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका मात्रा घट जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि चीनी मिलें आखिरकार जो है इंडिया में किन किन राज्यों में है। तो चीनी मिलें जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में जो है फैला हुआ है। अभी इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो बिहार में भी जब हम बात करेंगे ना आगे के सेक्शन में, तो देखोगे कि आपको सिवान में पड़ता है, उसमें उसमें जो है आपका गोपालगंज ही पड़ता है। तो अभी तो गोपालगंज में एक चीनी मिल है, लेकिन सिवान में जो चीनी मिले थी वो अभी जो है बंद पड़ी हुई है, और जो है वो लगभग लगभग आपका खत्म है उनका किस्सा। ठीक है, चलिए तो आगे हमें बताया जा रहा है कि देखो चीनी मिलों का जो है 60% जो हिस्सा है वो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को याद रखना है। मैंने क्या बताया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप सभी को बताया है कि भारत में जो चीनी मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके अतिरिक्त जो है आपके गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में है। लेकिन इन सब में जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इन सब में जो है सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बाकी सबको जो है आप भूल जाइए। ठीक है, इन सब में जो आपका सब मिलकर के 40% और बाकी 2 ही राज्य मिलकर के आपका जो है 60% है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम याद रखें चीनी उद्योग के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि देखो ये जो उद्योग है ये एक्चुअली ये मौसमी है, ये हमेशा नहीं होता है, सालों भर। आप लोग जानते हो गन्ना जो है ये आपके साल के जो है किसी खास हिस्से में जो है आपका ये ग्रो होता है, और उसी समय में जो है हम अगर चीनी को जो है उद्योग, चीनी उद्योग जो है इसको अगर नहीं करते, मतलब ये होगा कि गन्ना का रस से जो हम लोग चीनी नहीं बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये धीरे धीरे जो आपका बर्बाद होगा। ठीक है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो ये जो उद्योग है चीनी उद्योग, ये एक्चुअली में मौसमी होता है। क्यों? क्योंकि चीनी बनाने का जो प्रक्रिया है वो बनता है आपका गन्ने के रस से, और गन्ना जो है आपका जब तैयार होता है तो सालों भर तो हमेशा तैयार नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी एक के खेत में अभी तैयार हो गया, अगले महीने में दूसरे खेत में तैयार हो जाएगा, अगले महीने में तीसरे खेत में तैयार हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। जब तैयार होगा तो सभी लोगों के खेतों में एक साथ होगा, और इस तरीके से उसी सीजन में जो है गन्ने के रस के जरिए चीनी बनाना आवश्यक हो जाता है। तो वही मैंने बताया कि ये जो है ना ये मौसमी एक आपका जो है उद्योग है, और इसलिए सहकारी क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जो है आपका अच्छा होता है। क्या आप लोग बता सकते हो ऐसा क्यों? पहले आप सोचो, फिर जो है आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना कि आखिरकार क्यों ये सहकारी क्षेत्र का जो है उपयुक्त, सहकारी क्षेत्र के लिए ये आपका उपयुक्त है। चलिए आगे हमें बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेष करके महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ है, जबकि अगर बिहार में बात करूं तो आपका घटा हुआ है। इसकी मुख्य कारण यहाँ के गन्ने के अधिक सुक्रोज की मात्रा है, अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी जो है सफल रही है। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से कि आपका जो दक्षिण और पश्चिम के जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम आप लोग समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से आप लोग जो देखते हो ना कक्ष का जो है क्षेत्र, और नीचे में आपका जो है इस तरीके से जो आपका भारत का नक्शा होता है, तो ये आपका जो है नीचे तरफ में आप लोग जानते हो साउथ हो गया, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का ये जो आपका रीजन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर जो है गन्ने का जो है खेती भी बढ़ा है और मिलों की संख्या भी बढ़ी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहले तो कि वहां पर जो है ऊपर का अगर हिस्सा बात करते हैं तो दूसरे की तुलना में जो है यहाँ पर ठंडी जलवायु मिलती है, तो ये गन्ने की खेती के लिए जो है आपका उपयुक्त होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सहकारी जो समितियां हैं ये भी सफल रही है। तो ये 2 मेन कारण है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो गन्ने होते हैं उसमें सुक्रोज का मात्रा भी ज्यादा होता है, और सुक्रोज से ही आपका चीनी बनता है। ठीक है, तो ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से कि मिलों की संख्या दक्षिण पश्चिम राज्यों में, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में जो है आपका बढ़ा हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना। चलिए आगे बताया जा रहा है कि इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व सक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, और खोई का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाना। तो देखो यहाँ पे जो है 3-4 मुख्य कारण मुख्य जो है आपकी चुनौतियां बताई जा रही हैं।
ठीक है। पहला चुनौती क्या है कि देखो ये जो उद्योग होता है ये अल्पकालिक होता है, सालों भर तो ये चलता नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो सीजन रहता है गन्ने का उसी सीजन में जो है आपका ये उद्योग चलता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपका अल्पकालिक है, इसलिए भी ये चुनौतीपूर्ण है कि भाई साल के जो है किसी खास हिस्से में काम करो, बाकी साल में जो है आपको काम करने को मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें जो तकनीक है वो पुरानी और असक्षम है, मतलब अनेबल है। कैसा है? अनेबल, इसमें जो है आपके कह सकते हैं कि टेक्निक्स हैं। दूसरी बात यह है कि परिवहन असक्षमता से जो है आपका गन्ने का समय पर कारखाना में नहीं पहुंच पाता है, और जब गन्ना जो है सही समय पर नहीं पहुंच पाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उधर से आपका खराब होने लगता है। ठीक है, उसके जो है रस का मात्रा जो होता है वो आपका कम होने लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हो गन्ना जो है आपका सूखने वाला सामान है, और जब ये सूखने वाला है तो अगर आप समय पे नहीं पहुंचे, जैसे मान लो कि आज आपने गन्ने को काट दिया खेतों में से, ठीक है, अब इसको जो है आपने लादा नहीं किसी एक कार्ट पर, मतलब की गाड़ी पर, और आपको भेजना है कहीं पे, तो जब आपने उसको जो है लादा ही नहीं, मतलब कि उस पर जो है मतलब ले जाने के लायक तैयार ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे जो है धूप की वजह से वो सूखेगा, और वैसे वैसे क्या होगा, उसमें जो आपका सुक्रोज है वो घटेगा, उसमें जो भी रस है वो घटेगा। तो ये भी आपका जो है तीसरा कारण हो जाता है। ठीक है, तो पहला कारण मैंने बताया कि अल्पकालिक है, दूसरा कारण मैंने बताया कि पुरानी और असक्षम तकनीक है, और तीसरा कारण मैंने बताया कि परिवहन असक्षमता की वजह से जो है सही समय पर नहीं पहुंच पाता है, और चौथा कारण हो जाएगा कि इसका जो खोई होता है इसका अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कि हमारे इस गन्ने के उद्योग में जो है बाधा बनती हैं। इन सभी चुनौतियों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है गन्ने के जो गन्ना उद्योग जो है इसमें जो सा और अच्छे से विकास कर पाएंगे। चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक है हमारा खनिज आधारित उद्योग। जैसा कि आपको पता है हमने दो प्रकार का उद्योग बताया था, एक बताया था कृषि आधारित उद्योग और दूसरा बताया था हमने खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग हमने पढ़ा दिया, अब हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग। तो चलिए बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग क्या होता है। तो हम बताएंगे कि ऐसे उद्योग जो खनिज, इसके अतिरिक्त धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जो है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हो इसमें कौन कौन से उद्योग आएंगे? तो आपने जो है देखा था जब मैंने इसको जब टाइप्स बताया था तभी बताया था कि एक एग्जाम्पल जाएगा आपका लोहा तथा इस्पात उद्योग। क्योंकि ये लोहा क्या है, ये आपका जो है हेमेटाइट नाम का एक खनिज होता है, मैग्नेटाइट नाम का खनिज होता है, ऐसे बहुत सारे जो है खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उन्हीं से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। मशीनरी का मतलब होता है मशीन के पार्ट्स, कल पुर्जों पर जो है निर्भर करता है, इसीलिए क्या है, आधारभूत आपका जो है उद्योग है। शायद आप नहीं समझ पा रहे तो मैं बता रहा हूँ। देखो लोहा है, अब मान लो कि आपका जो है जैसे आटा का लई होता है वैसे ही आपको लोहा मिल गया, उस लोहे का आपने क्या किया, यहाँ पर जो है एक नट बनाया, क्या बनाया आपने, जो है एक नॉट बनाया, ठीक है ना, नट, यहाँ पर आपने नट बनाया, ठीक है, हमने आपने जो है इसमें बोल्ट बनाया, ठीक है, या फिर आपने जो है रॉड बनाया, आपने क्या बनाया, आपने जो है आपका रॉड बनाया, तो ये सभी से, या फिर आपने मान लो कि चादर बनाया, ठीक है, तो अब इन चादर के माध्यम से आप गाड़ी बना सकते हो, नट बोल्ट रॉड इन सबको जो है जोड़ जोड़कर, और फिर आप चाहोगे तो गाड़ी वगैरह बना सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, यहाँ पर जो है भारी जो उद्योग है ये इसी पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, हल्के उद्योग भी इसी पर निर्भर करते हैं और मध्यम उद्योग भी इसी पर निर्भर करते हैं। चूंकि कोई भी आप उद्योग करोगे तो उसमें मशीन तो लगेगा, और मशीन जो कल पुर्जों से बनता है वो बनता है किससे, लोहा या फिर इस्पात से। एक सेकंड, चलिए। तो ये जो है आपके जो भी उद्योग होते हैं वो मशीनों उसमें जो है मशीन का यूज किया जाता है, और मशीन जो है वो आपके बने होते हैं लोहा और इस्पात से। ठीक है, तो ये जो आपका लोहा और इस्पात उद्योग है, अगर ये चलेगा तभी तो ये सारे के सारे जो उद्योग चलेंगे, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधारभूत, क्योंकि यही आधार है, इसी पर सारा जो है आपका उद्योग टिका हुआ है। अगर लोहा और इस्पात उद्योग बंद हो जाएगा तो मशीन बंद हो जाएगा, और मशीन जब बंद होगा तो सारे के सारे उद्योग भी जो है आपके बंद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है।
तो ये सारे के सारे तभी बन पाएंगे जब आपका जो है लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है आपका फले फूलेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप पे आपको क्या करना है कि इस्पात से बने हुए कुछ जो है पदार्थों का जो है एक सूची बनाना है। तो आप लोग बनाइए और समझिए। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखो, इस्पात के उत्पादन और खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो है आपका सभी उद्योगों से जुड़ा हुआ है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो कच्चा और तैयार जो माल होता है, ये दोनों के दोनों भारी भी होते हैं और आपके स्थूल भी होते हैं। आपको आप लोग समझो, मान लो कि आपको रेल का पटरी बनाया जाता है, ठीक है, रेल का पटरी कितना भारी होगा। तो अब भारी होगा तो भाई वो आपका किससे निकलता है, वो एक प्रकार के पत्थर से निकलता है, जो नीचे से हम लोग काट के निकालते हैं, मतलब बम्बार्डिंग करके निकालते हैं, ठीक है, जिसको हमें टाइट बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये अयस्क भी आपके पत्थर क्या होते हैं, अयस्क भी आप लोग जानते हो, पत्थर भी जो आपके भारी ही होते हैं, खनिज भी आपके भारी ही होते हैं। तो एक जो आपका कच्चा माल है ये भी आपका भारी है, उससे जो आपने लोहा बनाया, लोहा भी आपका भारी ही होता है। ठीक है, तो वही आपको बताया जा रहा है कि देखो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये आपके काफी भारी और स्थूल होते हैं। इसके अतिरिक्त जब ये भारी है तो परिवहन लागत भी जो है इसमें ज्यादा लगेगा, और परिवहन लागत की जो है आपका ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात लगभग लगभग 4:2:1 होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्पात जो उद्योग होता है, कौन सा उद्योग, इस्पात जो उद्योग होता है, इसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, ये तीन जो पदार्थ हैं इनका एक खास रेशियो हम लोग मिलाते हैं, और वो खास रेशियो है आपका 4:2:1 का। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की जो है कुछ मात्रा डाली जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे आदर्श जो है इसका स्थापना उस जगह पे होगा जहां पर पानी सही मात्रा में होगा। अच्छा, मैंने तो अभी तक पानी का चर्चा नहीं किया। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लौह इस्पात जो उद्योग होता है, इससे पानी की बहुत अधिक मात्रा में जो है आपका जरूरत पड़ती है। तो पहली बात ये है कि उस जगह पर जो है इस्पात उद्योग या फिर जो है आपका लौह इस्पात उद्योग का जो है स्थापना करना चाहिए, जहां पर कि पानी का जो है पर्याप्त आपूर्ति हो सके और कम से कम दामों में हो सके। दूसरी बात ये है कि चूंकि ये इसका कच्चा माल जो होता है वो काफी ज्यादा भारी होता है, और इसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो भी आपका मतलब तैयार जो माल होता है ये भी आपका काफी ज्यादा भारी होता है। तो इस वजह से हम ऐसे जगह पर इसका जो है स्थापना करें जहां पर पानी भी हो, जहां पर बाजार भी हो, और जहां पर आपका जो है खनिजों के जो आपके खनन जो क्षेत्र होते हैं वो भी नजदीक में ही हो, तो खनन क्षेत्र भी हो जहाँ पे नजदीक में हो। ठीक है, ये तीनों अगर नजदीक में रहते हैं तो आपको जो है कम परिवहन का जो है लागत मतलब कि आपका जो है लगेगा, जिसकी वजह से कि सही से आपका विकास हो पाएगा। ठीक है, विकास इन द सेंस कि उसका वो जो आपका उद्योग है उसका विकास सही से हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो ये भी एक डेटा आप लोगों को याद रखना है कि इस्पात के बारे में हम बात करते हैं, कच्चा इस्पात उत्पादक के बारे में हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है आपका 2 नंबर पे आता है। इंडिया कितने नंबर पे आता है, इंडिया जो है इस्पात यानी कि स्टील, इस्पात मतलब आपका जो है स्टील हो गया, तो स्टील के जो है प्रोडक्शन में जो है एक सॉरी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, ये स्पॉन्ज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो एक दूसरा आपको जीके याद रखना है कि स्पॉन्ज जो लोहा होता है उसका ये दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 से 18 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको डेटा बताया है कि इस्पात के अधिक उत्पादन, इस्पात के उत्पादन में हम लोग कितने रुपए हैं, 2 नंबर पे। ठीक है, इस हिसाब से जो है जब हम उत्पादन अधिक कर रहे हैं तो हमारा उपयोग भी ज्यादा होना चाहिए था, यूज भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर मात्र हमारे यहाँ यूज कितना है, प्रति व्यक्ति प्रति आपका वर्ष कितना खपत है, मात्र आपका जो 70.9, यानी कि हम मान सकते हैं 71। तो हमारे इंडिया में 71 किलोग्राम जो है आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत है, जबकि वही हम बात करते हैं विश्व के दूसरे व्यक्ति का तो वो हो जाता है आपका 224.5 किलोग्राम। तो हम लोग जो है देखो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उत्पादन तो अधिक कर रहे हैं, इसका जो है प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यूज हम लोग कम कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छी ही बात है।
लेकिन जब बात आता है विकास का, तो विकास के लिए जो हमें और भी ज्यादा यूज करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो एक यहाँ पे तालिका दिया है, ठीक है ना, क्रियाकलाप है ये। तो तालिका 6.1 में जो है भारत में कुल इस्पात उत्पादन को दे रखा है। 2012 में कितना मीट्रिक टन हुआ था? 81.68। 2013 में जब हम बात करते हैं तो 87.67 मीट्रिक टन जो है आपका उत्पादन होता था। 2014 में आपका फिर से बढ़ा हुआ है, ये कितना हो गया? 92.16। और जो है आपका 15-16 में जब बात करते हैं तो 2015 में ये हो गया है 91, 16 में हो गया है 101, और आपका जो है 17 में लगभग लगभग हो गया है आपका जो है 87 के आसपास, यानी कि जो है 86.69 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा था 18 मतलब 17-18 का जो बीच का साल था उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि लगातार ये जो है आपका बढ़ते गया है, लगातार आपका जो है बढ़ा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा घटा है, उसके बाद से फिर से बढ़ा है, और अचानक से जो आपका ये बहुत ज्यादा जो है आपका घट गया है 2017-18। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है। तो पहले तो ये आप लोग जो है कुछ अपने अनुसार जो है कुछ अंदाजा लगाओ, कुछ अपने दिमाग पे भी जोर डालो कि क्या हो सकता है इसके पीछे कारण। हम लोग तो चर्चा करेंगे ही। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग याद रखना है कि अभी जो है आपके 10 मुख्य संकलित उद्योग हैं और छोटे छोटे आपके जो है कई सारे इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, कैसे जो है आपका इस्पात बनता है, स्टील बनने का प्रोसेस हम बात करेंगे। वैसे अगर आपके आसपास में कोई जो है आपके स्टील प्लांट में काम करने वाले लोग होंगे तो आप उनसे भी मिलिए और उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनका अपना आंखों देखा या फिर कह सकते हैं कि खुद के द्वारा काम किया गया एक्सपीरियंस है। तो वो शायद इस किताब से अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं कैसे जो है स्टील बनता है। सबसे पहले क्या होता है, कच्चा माल को जो है कारखानों में हम लोग ले जाते हैं, और कारखानों में ले जाने के बाद से वहां पर होता है आपका झोंकदार भट्ठी, यानी कि भट्ठी होता है। ठीक है, तो अभी आपको जो है कोरोना से इसको रिलेट कर सकते हो। देखो अभी क्या बात हो रहा था, जब ऑक्सीजन लेवल का जो है आपका ऑक्सीजन का जो है जो सिलेंडर होता था उसका जो है दिक्कत होता था, तो कई बार जो है आए दिन जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो क्या बोलते थे कि जो है जो भी स्टील प्लांट्स हैं उनके जो मालिक है सरकार उनसे जो है आग्रह करे कि वो अपने हिस्से में से कुछ आपका जो है कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है कुछ छोटा सा ही हिस्सा डोनेट करे, या फिर कह सकते हैं कि सरकार को जो है सप्लाई करे, ताकि सरकार जो है जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको जो है बचाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हो, पहले से भी न्यूज वगैरह देखते हो तो आप लोग ये जानते हो कि अपने इंडिया में जितना भी या फिर किसी भी देश में जो है मैक्सिमम जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन जो बनता है, ठीक है ना, O2 बनता है, तो इसका मैक्सिमम भाग जो है आपका लौ इस्पात उद्योगों में लगा दिया जाता है, उन सभी भट्टियों में। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर का जो है जरूरत पड़ता है, और ज्यादा टेम्परेचर कब होगा, जब ज्यादा आपका जलेगा, बर्निंग ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और बर्निंग तब ज्यादा होगा जब ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो आपके रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो झुमदार भट्टी होता है वहां पे क्या होता है, जो लौह इस्पात को हमने जो है वहां पर ट्रांसपोर्ट किया है उसको गलाया जाता है, और गलाए जाने के बाद से क्या करते हैं कि चूना पत्थर जो कि एक सहायक खनिज है इसको उसमें मिला देते हैं। इसके बाद से जो है धातु का मैल हटा लिया जाता है, और फिर अयस्क को गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग जो है खास करके जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लास 10th में केमिस्ट्री में भी आप लोगों को जो है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फिर जो है जब उसको हम लोग कोक ईंधन के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो है हम लोग तरल पदार्थों को सांचों में ढाल देते हैं, जिससे कि आपका ढलवा लोहा बनता है। ठीक है, तो इसको ढलवा लोहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा यहाँ से जो भट्टी में हमने गलाया था उसमें जो है चूना पत्थर मिलाया था, ठीक है, और जो है उसको जब चूना पत्थर मिलाया था तो फिर गर्म करने के लिए कोक ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया था, और इसके वजह से जो आपका तरल पदार्थ बना था उसको हमने सांचों में ढाल दिया था, जिस सांच को हमको चाहिए। मान लो कि हमको जो है रोम्बॉइड चाहिए या क्यूबॉइड चाहिए या फिर आपका जो है सिलिंड्रिकल चाहिए, ठीक है, या जिस भी रूप में चाहिए हम लोग जो है उस प्रकार से इसको ढाल देते हैं, तो ये हो जाता है आपका ढलवा लोहा। ठीक है, अब बात करते हैं धातु को आकार देना। तो देखो इसका जो है रोलिंग है, प्रेसिंग है, ढलाई है, गढ़ाई है, ये कई तरह के जो है आपके तरीके होते हैं जिनसे कि हम लोग अलग अलग आकार देते हैं इन सभी लोहा के धातुओं का। ठीक है,
नेक्स्ट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस्पात कैसे बनता है। तो इसमें फिर से जो आपका ढलवा लोहा होता है इसको फिर से हम लोग गलाते हैं और गला करके उसका ऑक्सीकरण करके और फिर जो है उसमें जो अशुद्धता होता है उसको हटाते हैं और फिर इसमें अब जिस प्रकार का हमें स्टील बनाना है, जिस प्रकार का जो हमें इस्पात बनाना है उस रेशियो में मैग्नीज निकल क्रोमियम को जो हम लोग मिलाते हैं और इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी का जो हम लोग स्टील बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो है उसको रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई या फिर कढ़ाई जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से जो है इसको अलग अलग रूप देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसको जो रोम्बॉइड है, क्यूबॉइड है, आपका जो है रिंग लाइक है या आपका रॉड लाइक है, कई तरह के जो है आपके शेप हो सकते हैं या चादर के जैसा है। तो इन सभी जो है रूपों में हम लोग डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है कि कैसे जो है हम लोग जो लोहा या स्टील होता है इसका हम लोग जो है रूप प्रदान करते हैं और कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक छूट गया था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके चलूंगा। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए, तो थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके चलूंगा। यहाँ पे हमने आपको जो है वस्त्र उद्योग तो पढ़ाया था, बट वस्त्र उद्योग कौन कहाँ पे है थोड़ा सा मुझे बताना चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि आपको 10th के एग्जाम में आ जाता है कि भारत के किन किन हिस्सों में जो है सूती वस्त्र उद्योग है, इसे भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। या आ जाता है कि उन्हीं वस्त्र उद्योगों को जो है भारत के मानचित्र पर, मतलब एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हीं वस्त्र उद्योग के केंद्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं, या रेशम वस्त्र उद्योगों के केंद्रों का पूछ सकता है, या तीनों का पूछ सकता है। तो इसलिए जो है एक बार मुझे रिवाइज करा देना चाहिए। देखो यहाँ पे जहां पर भी ब्लैक सर्कल होगा वो सूती वस्त्र, और जहां पर भी यहाँ पर उन्नी वस्त्र है उसको रेड से, मतलब रेड मतलब आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो आपका रेड इसलिए इंडिकेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये जो है आपके किससे प्राप्त होते हैं, ये आपके प्राप्त होते हैं जो है पशुओं से, और पशुओं को जो हम लोग रेड से इंडिकेट करते हैं। रेशम का जो है इस तरह का आप कुछ भी एक सिंबल बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे देख सकते हो, इधर में आपका जो है श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर में भी आपका उनका मतलब उन्नी वस्त्र का उद्योग होता है। इसके अतिरिक्त अमृतसर, लुधियाना, ठीक है ना, पानीपत, गुरुग्राम, आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर, वाराणसी, इसके अतिरिक्त ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, ठीक है ना, मुंबई, राजकोट, ये सब जो है आपके कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कि उन्नी वस्त्र का उद्योग स्थापित है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सूती वस्त्र का। तो मुरादाबाद है, आगरा है, कानपुर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो उज्जैन, देवास है, इंदौर है, जलगांव है, वर्धा है। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद है, पुणे है, ठीक है, मुंबई है, सूरत है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, पोरबंदर है। तो ये सब कुछ ऐसे जगह है जहां पर कि आपका क्या होता है, वहां पे जो आपका सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कौन सा जगह, जगह नहीं बल्कि जो है उद्योग। तो उद्योग हम लोग बात करेंगे रेशम उद्योग का। तो रेशम उद्योग में जो आपका जो है अनंतनाग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो आपका जो है मुर्शिदाबाद हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बांकुरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो नीचे में आपका जो है हो जाएगा बेलगावी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है बैंगलोर है, कोलार है, मैसूरू है, या फिर मैसूर भी इसको बोलते हैं। तो ये सब ऐसे जगह है जहाँ पर कि आपके जो है रेशम वस्त्र का उद्योग है। तो ये भी एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक मिनट। चलिए तब हम बात करते हैं यहाँ पर ना लोहा और इस्पात संयंत्र के केंद्रों के बारे में। ठीक है, कहाँ पर जो है आपके लौह एवं इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे जो है बोकारो में हो जाएगा, बर्नपुर में हो जाएगा, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, विशाखापट्टनम है, विजयनगर है, भद्रावती है। तो ये सब ऐसे जगह है जहां पर कि आपके जो है, इसके अतिरिक्त एक और नाम याद रखो यहाँ पे, सेलम। तो ये 10-12 जो है ऐसे जगह हैं जहां पर कि आपके जो है लौह इस्पात संयंत्र स्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पर जो है लोहा और इस्पात का जो है प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है, देखो मिनी इस्पात उद्योग के छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का जो है उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिलियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदुल
और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। तो ये मिनी इस्पात उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि भाई ये छोटे संयंत्र होते हैं जो कि मतलब जिसमें कि आपका विद्युत भट्टी होता है और रद्दी इस्पात और जो आपका स्पंज आयरन होता है इसका ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आपका मतलब वेस्ट हो चुका है, मान लो कि कहीं पर स्टील का यूज किया गया था तो वो स्टील जो है आपका अब अनयूजेबल है तो उसको फिर से गलाएंगे, यानी कि रद्दी जो इस्पात होता है उसका यूज करेंगे और जो स्पॉन्ज आयरन होता है इसका यूज करेंगे। इसमें जो आपका री रोलर्स होता है, जैसे कि आपने वो ऊपर पढ़ा था रोलर्स होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे री रोलर्स होता है जो कि इस्पात के जो है सिलियों का इस्तेमाल करता है और ये क्या करता है, तो ये जो है आपका मिश्रित इस्पात का जो है उत्पादन करता है। ठीक है, किसको मिला करके, जो हल्के स्टील होते हैं और जो आपके एक खास अनुपात में जो है हम लोग मिला करके मिश्रित कह सकते हैं कि इस्पात बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं दूसरा, एक संकलित इस्पात संयंत्र क्या होता है। तो देखो एक संकलित जो इस्पात संयंत्र होता है ये आपका काफी बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कि कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर के इस्पात को बनाने और उसे ढालने, उसे आकार देने तक की सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो इसी के अंदर होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम को एक सेकंड, मैंने आपको क्या बताया, एक सेकंड वेट कर लो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम को अपने इस बात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के जो है माध्यम से बेचते हैं। तो ये भी याद रखना कि जितने भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी आपके जो है फैक्ट्रीज हैं वो सारे के सारे जो है आपके सेल के अंतर्गत अपने स्टील को जो है बेचते हैं और सेल का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता रखा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत जो है आपका 2 नंबर पे है, मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश भी चीन ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कृषि से संबंधित जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका चाइना नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है, और इंडिया जो आपका नंबर 2 पे रहेगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं खनिजों में तो कुछ गिने चुने खनिज है जिसमें, कुछ गिने चुने तो नहीं कर सकते हैं बट काफी जो है खनिज ऐसे हैं जिसमें कि आपका दोनों एक दूसरे को टक्कर देता है। ठीक है, वैसे अदर भी बहुत सारे हैं। तो कृषि में तो आप लोग तुक्के लगा सकते हो बट इसमें आपको जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है कि भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और स्टील उद्योग समकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इन सभी प्रदेशों में, कहाँ पर, छोटा नागपुर का जो आपका पठारी क्षेत्र है, तो ये आपका जो है लोहा और इस्पात उद्योग दोनों के लिए समकेंद्रित आपका जगह है। ठीक है, अब इन प्रदेशों में अगर जब हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में तो यहाँ पर जो है परिस्थितियां काफी अनुकूल है, काफी अच्छी है दोनों के विकास के लिए। कौन कौन सी यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां हैं, पहली बात ये है कि लौह अयस्क जो है वो आपको कम लागत में प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर उच्च कोटि का जो है कच्चा माल मिल जाता है और तीसरा बात ये है कि सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है और बाजार, स्थानीय बाजार में जो है इसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है। तो ये सब ऐसे जो है आपके खासियतें हैं जिसकी वजह से कि आपका अनुकूल परिस्थितियां हम लोग कह सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में है। हालांकि हालांकि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके कुछ कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा कारण है कि कम श्रमिक उत्पादकता और तीसरा कारण है कि ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और चौथा है अविकसित अवसंरचना। तो मैंने आपको जो बताया वो ये कि देखो भारत जो है वो आपका लौह इस्पात उत्पादन में जब हम बात करते हैं तो ये आपका एक प्रमुख देश है, लेकिन अभी भी जो है जितना संभव है उसकी तुलना में जो है ये विकास नहीं कर पाया है। इसके कारण क्या है, पहला कारण है कि यहाँ पर उच्च लागत है, कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। फिर आपका जो कोयला का हम बात करें तो कोयला भी आपका सीमित है। तो कोयला जब सीमित, मतलब कोकिंग कोयला जो है आपका जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है तो ये आपका जो है सीमित मात्रा में है, इस वजह से आपका क्या होता है कि इस पर जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से भी आपका जो है उतना जितना संभावना है उतना आपका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जो है कम श्रमिक उत्पादकता है, मतलब कि श्रमिक तो काफी हैं
लेकिन उतने ट्रेंड नहीं है कि वो अच्छे ढंग से जो है काम कर सके। तो श्रमिक हैं, लेकिन उनका जो इफिशियंसी है, उनका जो आपका कार्य कुशलता है, ये कार्य कुशलता उनका जो है कम है। कार्य कुशलता क्या है? तो कार्य कुशलता आपका कम है, जिसकी वजह से कि आपका प्रोडक्टिविटी घट जाती है, और इस वजह से भी आपका जो है संभावना के अकॉर्डिंग विकास नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा के अनियमित पूर्ति, इसका अब इरेगुलर मतलब ऊर्जा जो है सही से मतलब सही से आपका सप्लाई नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी आपका जो है विकास कम होगा। और तीसरी बात है अविकसित अवसंरचना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका जो है कमजोर होगा, तो इसकी वजह से भी आपका क्या होगा, इसकी वजह से भी आपका जो है विकास उतना नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम बता रहे हैं कि हम भी उच्च कोटि का इस्तेमाल दूसरे देशों की तुलना दूसरे देशों से आयात करते हैं, आयातित करते हैं। थोड़ा सा बैटरी लो चल रहा है। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू उत्पाद पूर्ति हेतु पर्याप्त है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो हम लोग घरेलू जितना उत्पाद करते हैं ना इस्पात का, वो हमारे लिए मतलब कि पर्याप्त है, यानी कि हम लोग आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन जब हम उच्च क्वालिटी का बात करते हैं तो हम लोग दूसरे देशों से आपका मंगाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से और उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के मतलब कि संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। तो ये बातें आप लोग भी समझ रहे हो कि जब हम लोग जो है अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ पर इस्पात नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, तो हमें अब जो है वैसे तो आपका प्रोत्साहन तो मिला ही है, निजी क्षेत्र के जो उद्यमी है मतलब कि जो भी आपके जो है इंडस्ट्रिस्ट हैं उन्होंने, और उदारीकरण है, आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ये सभी जो तीनों फैक्टर हैं ये स्टील उद्योग को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। और साथ साथ जो है स्टील उद्योग को अगर हम लोग को दूसरे देशों की तुलना में जो है आपका बराबरी में अगर ला करके खड़ा करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के जो भी संसाधन है उनको जो हम लोग कंट्रोल करें। अब यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है भारत और चीन में जो है कच्चा जो इस्पात उत्पादन है, ठीक है ना, इसका एक आपका कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर जो है ब्लू कलर से आपका भारत है और रेड कलर से आपका चाइना है। देख सकते हो यहाँ पर जो है मात्र 86.5 है 2014 में, जबकि आपका जो है यहाँ पर 822.7 देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, करीबन करीबन आपका 10 गुना का जो है आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग जो है खुद भी देख के आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कैसे जो है आपका इसका ग्राफ जो है आपका लगातार जो है आपका नीचे की तरफ में आपका सिमटा हुआ, जबकि ये जो है आपका काफी इससे जो है आपका डिस्टेंस पे है। तो दूर दूर तक आपका जो है कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत दूर का है, बहुत ही। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज, एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में। ठीक है, बट बैटरी तो लो है, तो यहीं पे हम लोग वीडियो लेक्चर को जो है समाप्त करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम बात करेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में। क्योंकि बैटरी लो है तो यहीं पे मुझे जो है मजबूरी में समाप्त करना पड़ेगा। वैसे तो मैं चाह रहा था कि लंबा क्लास चले। चलिए, तो थैंक यू।